Hello everyone. Welcome back to PIIT Institute of Management and Computer Application. This side Anishka Chaudhary, and in today's video we will discuss about some important question of unit first. We have already covered our unit first. हमने जिसमें देख लिया है कि यूनिट फर्स्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है, उन सारे टॉपिक्स को हमने कवर्ड कर लिया है, अपनी यूनिट को हमने कंप्लीट कर लिया है. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि उस ओवरऑल यूनिट से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि मोस्टली पेपर में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में आते ही हैं. तो वो क्वेश्चंस देखेंगे. इसके अलावा हम ओवरव्यू भी करेंगे अपनी यूनिट फर्स्ट का. मतलब ओवरव्यू जब हम क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें बताएंगे क्या क्या हो सकता है, कैसे आप लिख सकते हैं, ब्रीफली कैसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन को मार्क्स के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं. तो वो सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखते हैं. तो हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आज की इस वीडियो में लिए हैं. लाइक अप्रॉक्स 12 क्वेश्चन है जिसको हम आज देखेंगे ब्रीफली कैसे कैसे पूछे जाएंगे, क्या क्या इसमें आप लिख सकते हैं, क्या क्या बता सकते हैं, उसके अलावा मार्क्स के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं. वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्टली हम यही बात कर लेते हैं कि मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें कितना लिखना चाहिए. बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैम मार्क्स के अकॉर्डिंग कितना लिखना चाहिए हमें कॉपी में, जो कि हमारी ओवरऑल जितनी भी बुकलेट है वो कंप्लीट हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग कितना लिखना चाहिए. तो मोस्टली जो होते हैं हमारे पास में 3 टाइप के जो क्वेश्चन मार्क्स 3 मार्क्स टाइप के आते हैं. तो 3 नंबर के होते हैं 3 मार्क्स का, जो कि शॉर्ट में आता है. एक होता है आपका 7.5 मार्क्स का, एंड लार्ज वाला होता है आपका 15 मार्क्स. ये पर क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं, पर क्वेश्चन. अगर मैं बात करूँ कि 3 मार्क्स के में आप कितना लिख सकते हैं, तो नॉर्मली अकॉर्डिंग टू मी अगर 3 मार्क्स के में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉर्मली कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है, तो एटलीस्ट आपको 1 पेज लिखना है. कोशिश करें कि आप उसमें 1 पेज अप्रॉक्सली फिल कर सकें. अगर मैं बात करूँ 7.5 मार्क्स के उसमें कितना लिख सकते हैं, तो कोशिश कीजिए 3 to 4 पेजेस में कवर करने की. 3 to 4 पेजेस में कवर करने की. आंसर को 3 से 4 पेजेस में कवर कर सकते हैं. इसके लिए और इसके लिए आप डायग्राम का यूज़ करें जिससे कि पेजेस को कवर किया जा सकता है. इसके अलावा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करें तो ईजिली 3 to 4 पेजेस कवर हो जाते हैं. और अगर मैं बात करूँ कि लार्ज में क्या कैसे कर सकता है 15 में, तो कोशिश कीजिए 4 से अबव ही होने चाहिए और 5 तक, 5 या फिर 6 तक पहुंचा सकते हैं. इतने पेजेस को कवर करने की कोशिश कीजिए. इस तरीके से आप कॉपी को फिलअप कर सकते हैं. और अगर मैं बात करूँ कि क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं रिलेटेड टू यूनिट 1, तो हम देखेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से आप क्या समझते हैं. आप बता सकते हैं बिहेवियर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है, कैसे बिहेवियर जो नॉर्मल बिहेवियर है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से अलग होता है. बिहेवियर का मतलब होता है कि कैसे कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप या फिर कोई भी चीज़ जो है रिएक्ट कर रही है किसी भी चीज़ को देखकर. मतलब रिएक्शन किस तरीके का है, उनका बिहेव किस तरीके का है. जो नॉर्मल इनफॉर्मल तरीके से हो रहा है नॉर्मल बिहेव हो गया. लेकिन अगर वही बिहेव जो है ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है तो वो किस में इंक्लूड कर लिया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में. तो उसमें हम बता सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैसे होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से बिहेव करते हैं एम्प्लॉयज़. अगर इंडिविजुअल लेवल की बात की जाए तो कैसे करते हैं, ग्रुप लेवल की बात की जाए तो कैसे करते हैं. इसके अंदर हम और भी बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं. पर्सन की पर्सनैलिटी बता सकते हैं इसके अंदर. इसके अलावा परसेप्शन बता सकते हैं, परसेप्शन, एटीट्यूड. ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बिहेवियर में काउंट की जाती हैं कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो वो किस तरीके से बिहेव कर रही है, उसका परसेप्शन कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है. ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर लिख सकते हैं. इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सेकेंड क्वेश्चन की, दैट इज़ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन डिटेल. कि जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है,
ज़रूरत क्या है, क्यों ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, उसका नेचर किस तरीके से का रहता है, लाइक रिजिड रहता है, स्टैटिक रहता है, इजी टू चेंज होता है, इजी टू अडेप्ट करने के लिए इजी होता है। इसके अलावा उसका स्कोप लार्ज स्केल पर यूज़ होता है, स्मॉल स्केल पर यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिटेल में लिख सकते हैं, जिसमें हम इजीली बता सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का क्या नेचर हो सकता है, क्या स्कोप हो सकता है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस हो सकती है, और कैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो यूज़ किया जाता है। इसलिए ये जो स्कोप, नेचर एंड इम्पोर्टेंस है, ये कभी कभी शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है। नॉर्मल या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के 5 इम्पोर्टेंस बताइए, 5 नेचर बताइए, या 5 जो है उसके स्कोप्स बताइए। 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, और 7.5 में भी, एंड 15 मार्क्स में भी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, जिसके अंदर आप नॉर्मली ये पूछ लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या रहती है, नेचर क्या रहता है, एंड स्कोप क्या रहता है। इसके बाद बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिव अ ब्रीफ नोट ऑन, शॉर्ट नोट किस पर पूछ लिया जाता है, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन पर। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, अपॉर्चुनिटीज़, डाइवर्सिटी। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रन किया जाता है, उसके ऊपर शॉर्ट नोट, क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ होती हैं, किस किस का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम बात करें तो किस किस का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसके अंदर एम्प्लॉयज़ का, जिसको हम बोल सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज का, सॉरी, एम्प्लॉयज़ का, जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी का, उसके अलावा नॉर्मल रिसोर्सेज का, और उसके अलावा मैनेजमेंट का, प्रोडक्शन का। ये सारी चीज़ों को मिलके क्या बनती है, एक ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन किया जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये सारी चीज़ों को हम इंक्लूड करके बता सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है, किस किस का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्यों ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है। उसके अलावा अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी क्या है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसका क्या यूज़ होता है, ये भी हम अपॉर्चुनिटी के अंदर बता सकते हैं। अपॉर्चुनिटी होती है कि जो हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको जल्दी से जल्दी ग्रैब करना, मतलब फास्टली उसे ग्रैब करना, जिससे कि इजीली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस किए जा सके, और मार्केट के अंदर उन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करके ग्रो किया जा सके। जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनको क्या करना, ग्रैब करना, उन चांसेस को, उन ऑफर्स को सेलेक्ट या चूज करना, ऑप्शंस को, जो उनके पास में बेटर ऑप्शंस है। कौन से ऑप्शंस, बेटर ऑप्शंस, जिसके अंदर अपॉर्चुनिटी भी आती है। अगर मैं बात करूँ अपॉर्चुनिटी के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रेंथ क्या होता है, वीकनेस क्या होता है, या नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ हो सकती है, तो उसके एम्प्लॉयज़ उसकी स्ट्रेंथ हो सकती है, उसकी गुडविल उसकी स्ट्रेंथ हो सकती है, उसका प्रोडक्शन उसका स्ट्रेंथ हो सकता है, थ्रेड क्या हो सकता है, वीकनेस क्या हो सकती है। ये सारी चीज़ें शॉर्ट नोट में भी पूछी जा सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि डिफरेंट कल्चर हो सकता है, एनवायरनमेंट हो सकता है, डिफरेंट तरीके से एम्प्लॉयज़ का वहाँ पर हो सकता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो डाइवर्सिटी कैसे होता है, डाइवर्सिटी किस पर बेस्ड होता है, एज पर बेस्ड होता है, जेंडर पर बेस्ड होता है, नॉर्मली एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है, स्किल्स पर बेस्ड होता है। तो इन सब पर डाइवर्सिटी बेस्ड होता है। कैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये यूज़ किया जाता है, डाइवर्सिटी को हम किस तरीके से, एज पर बेस्ड होता है, जेंडर पर बेस्ड होता है, अगर मैं बात करूँ स्किल्स पर बेस्ड होता है, एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है। तो इन सारी चीज़ों पर डाइवर्सिटी बेस्ड होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल होते हैं, जो एज में डिफ़र करते हैं, जेंडर में डिफ़र करते हैं, स्किल्स में डिफ़र करते हैं, एंड एक्सपीरियंस में डिफ़र करते हैं। इसके बाद बात करें कि फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर
एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है, जो कि हम ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है, वो लिखना है। उसके अलावा वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव और एज वेल एज नेगेटिव वे। इन्फ्लुएंस करने का मतलब होता है कि वो किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, नो मैटर वो पॉजिटिव में भी कर सकते हैं, वो नेगेटिव में भी कर सकते हैं, इन अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव वे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो रही है तो पॉजिटिव वे में भी हो सकती है, नेगेटिव वे में भी हो सकती है। तो वो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, वो हो सकते हैं कस्टमर की डिमांड हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की रेपुटेशन हो सकती है, एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकता है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लीडरशिप हो सकती है, जो कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर दी वेरियस सब्जेक्ट्स कंट्रीब्यूटिंग टू द डिसिप्लिन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में वो कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट्स हैं जो कि एज अ डिसिप्लिन की तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करे जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। अब डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे मॉडल्स का यूज़ किया जाता है, जिसको हम बता सकते हैं कि सब्जेक्ट्स के यहाँ पर यूज़ करते हैं क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल का यूज़ किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप का यूज़ किया जाता है, लीडरशिप, जिससे क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट, जिससे क्या होता है, डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखा जाता है। कहाँ? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में डिसिप्लिन को क्या किया जाता है, मेंटेन करके रखा जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का उसका डिसिप्लिन वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को। अगर डिसिप्लिन मेंटेन्ड है, अगर डिसिप्लिन मेंटेन है तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है प्रोडक्शन प्रोसेस पर, मैनेजमेंट पर, ओवरऑल एम्प्लॉयज़ पर, उसकी गुडविल पर। अगर वो डिसिप्लिन, जो एनवायरनमेंट है, जो वर्क फोर्स है, जो वर्क प्लेस है, वो डिसिप्लिन ही नहीं है, मेंटेन्ड ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा, जिससे कि गोल अचीव नहीं हो पाएंगे, परफॉर्मेंस बेटर नहीं आएगी, प्रोडक्शन निकल के नहीं आएगा। इसलिए इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स यूज़ करे जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स यूज़ करी जाती है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन रहे। नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन डाइवर्सिटी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रीजन फॉर द इमर्जिंग ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होता है, जो कि हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन में देखा था, डाइवर्सिटी कैसे कैसे डाइवर्सिटी होती है, किस किस बेस्ड पर होती है। इसके अलावा क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। रीज़न ये इसके जो रीज़न है, ये रीज़न हो सकता है एज की वजह से, जेंडर की वजह से, स्किल की वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन लैंग्वेज की वजह से, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि इसका रीज़न हो सकती है, जो कि डाइवर्सिटी को इमर्ज करती है, मतलब क्रिएट करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में डाइवर्सिटी कब क्रिएट होती है, जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एम्प्लॉयज़, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ह्यूमन रिसोर्सेज वहाँ अवेलेबल होती है। उनकी कम्युनिकेशन लैंग्वेज की वजह से वो डाइवर्सिटी आ जाती है, एज की वजह से डाइवर्सिटी, जेंडर की वजह से, एक्सपीरियंस, स्किल्स, इन सारी चीज़ों की वजह से डाइवर्सिटी क्रिएट हो जाती है, इमर्ज हो जाती है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है, डिस्कस दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है, जिसे हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का उसका कल्चर, उसका एनवायरनमेंट किस तरीके का होता है, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, फ्रीली वर्क करते हैं या फिर किसी के कंट्रोल में रहकर वर्क करते हैं। अगर फ्रीली वर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ किसी ना किसी लीडरशिप का यूज़ हो रहा होगा, किसी न किसी स्टाइल का यूज़ किया जा रहा होगा या मॉडल का यूज़ किया जा रहा होगा उसको मेंटेन करने के लिए। उसके अलावा इस ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की या एनवायरनमेंट की किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में क्यों इम्पोर्टेंस रहती है। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो एनवायरनमेंट है वो क्या होता है कि जहाँ पर एम्प्लॉयज़ भी हैं, जहाँ पर प्रोडक्शन भी हो रहा है उसको भी मैनेज किया जा रहा है, एम्प्लॉयज़ को भी मैनेज किया जा रहा है, सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। अब इसके अलावा इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, अगर पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट
पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा तो वो डायरेक्टली किस पर अफेक्ट डालेगा, डायरेक्टली अफेक्ट ऑन एम्प्लॉयज़ पर, क्योंकि उन्हें एक पॉजिटिव और एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है जिससे कि उन्हें काम करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, फ्रीली एनवायरनमेंट, जहाँ पर वो इजीली अपनी एक आइडेंटिफिकेशन बना सकते हैं, अपनी एक वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, अपनी एक रेस्पेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट ज़रूरी होता है। इसलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज डिस्कस वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडल्स इन डिटेल। अभी हमने लास्ट वीडियोस में देखा था मॉडल्स, ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल्स कितने टाइप के होते हैं हमारे, 5 टाइप के होते हैं। 5 टाइप के होते हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियोस में, जो कि बहुत डिटेल में पूछा जाता है। आप इसका डायग्राम बना के भी यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन में, सारे मॉडल्स के बारे में बता सकते हैं। बाय द टाइप ऑटोक्रेटिक होता है आपका, कस्टोडियल होता है, कॉलेजियल हो गया, सपोर्टिव हो गया एंड सिस्टम मॉडल हो गया। इन सारे मॉडल्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा ऑटोक्रेटिक किस उस पर बेस्ड करता है एस्पेक्ट पर, पावर, अथॉरिटी। अगर कॉलेजियल की बात की जाए तो टीम वर्क, सपोर्टिव की बात की जाए तो सपोर्ट, अगर कस्टोडियल की बात की जाए तो मनी एंड सिस्टम मॉडल की बात की जाए तो ओवरऑल एज अ सिस्टम को लेकर चलता है जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है आपके क्वेश्चन पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग में पूछा जाता है, हमेशा लॉन्ग में पूछा जाता है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये, हमेशा लॉन्ग में पूछा जाता है कि मॉडल क्या क्या होते हैं और इसके अलावा लीडरशिप स्टाइल क्या क्या यूज़ की जाती हैं। तो आप पर्टिकुलर अगर एक मॉडल को एक पेज पर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो ईजिली 5 to 6 पेज को कवर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है, बहुत बार पूछा भी गया है। इसके बाद में एलोबरेट वेरियस चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर क्या क्या उसकी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, क्या क्या उसके चैलेंजेस हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ चैलेंजेस की तो कम्युनिकेशन एक तरीके से चैलेंज क्रिएट कर सकता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ वहाँ पर होते हैं तो लैंग्वेज बैरियर आ सकता है। उसके अलावा बात करूँ तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि टीम में काम किया जाएगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें। अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूँ तो न्यू आइडियाज़ होते हैं, न्यू आइडियाज़ अगर बात करूँ, न्यू आइडियाज़ होते हैं, थॉट्स होते हैं, वेरियस सॉल्यूशंस होते हैं, किसी भी प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस रहते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस की तरह होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की, दैट इज 10th क्वेश्चन, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अभी हमने देखा था ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है क्वेश्चन नंबर 7 में, और यहाँ पर थे इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सेम वही है कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है, लेकिन यहाँ पर है कितने टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हो सकते हैं। तो आपके मेनली ग्लोबल लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता है, और कल्चर कितने टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंटरनल कल्चर हो गया, एक एक्सटर्नल कल्चर हो गया, किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर इफेक्ट डालता है। इसके अलावा वाई organizational behavior is needed and explain the advantage and importance of it। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी क्यों है, क्योंकि वो मेंटेन करके रखती है, एनवायरनमेंट को मैनेज करके रखती है, लोगों को मेंटेन करके रखती है। उसके अलावा इजीली वो इंडिविजुअल या फिर ग्रुप या फिर टीम के जो प्रोसेस है, जो बिहेव है, जो एक्शंस हैं, इजीली उनको एनालाइज कर पाती है बाय द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट होती है। ये इसके एडवांटेज होते हैं कि इजीली जो है एनालाइज कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं किस तरीके किसका रिएक्ट है, रिएक्ट को एनालाइज करना, एनालाइजिस करना, क्या करना, रिएक्शंस को, रिएक्शंस इम्पोर्टेंस क्यों होती हैं, मेंटेन करके रखता है, मैनेज करके रखता है। तो ये सारी चीज़ें इसकी इम्पोर्टेंस रहती हैं, एडवांटेज।
अगर मैं बात करूँ लास्ट क्वेश्चन की, वाई द सपोर्टिव मॉडल केम इनटू प्रैक्टिस, यहाँ ये जो सपोर्टिव मॉडल है, यहाँ पर आपके अनदर 4 मॉडल में से भी कोई भी हो सकता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ सपोर्टिव मॉडल, कॉलेजियल मॉडल भी हो सकता है, ऑटोक्रेटिक भी हो सकता है, आपका कस्टोडाइल मॉडल भी हो सकता है, सिस्टम मॉडल भी हो सकता है, कोई भी मॉडल हो सकता है। जस्ट पूछ लिया जाता है कि ये किसी भी कंपनी में यूज़ क्यों किया जाता है, तो नॉर्मली आपको ये बताना है कि सपोर्टिव मॉडल क्या होता है, किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है, उसके अलावा कैसे यूज़ किया जाता है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों बेनिफिशियल रहता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर बता सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो हमने देखे, जिसके अंदर हमारे ओवरऑल 12 क्वेश्चन रहे हैं आपकी यूनिट से रिलेटेड। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, और सारे क्वेश्चंस के लिए वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट होता है आप जाकर देखिए, इन केस वो डाउट नहीं सॉल्व होता है आप कमेंट कीजिए, आई विल हेल्प यू देयर। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।